नमस्कार, मैं राहुल पांडे। हमारे विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम हर रोज कार्यक्रम करते हैं देश में जिस तरह की जो राजनीतिक खबर बनी रहती है, और इस वक्त अभी महाराष्ट्र और झारखंड में जिस तरह से चुनावी माहौल है उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अनिल भाई पटेल हैं। अनिल जी, पहले तो आपका स्वागत है। जी नमस्ते सर। अनिल जी, अभी तो वाकया महाराष्ट्र का देखने जैसा है। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर अभी बीजेपी कहीं ना कहीं फंसती हुई नजर आ रही है। देखिए, अभी एक दिन पहले ही खबर थी कि भाई इंडिया गठबंधन में विवाद हो रहा है, फडणवीस जो है वो उद्धव से मिल रहे हैं, ये सब खबरें चल रही थी। बाद में इसका खंडन हुआ और बाद में कल पता चला कि तीनों 85 सीटों पर लड़ेंगे। बाद में खबर आई है कुछ इंडिया गठबंधन को भी देंगे और कुछ सीटों पर अभी विदर्भ में पेच फंसा है, लेकिन वो सुलझा लिया जाएगा। मेन जो दिक्कत आ रही है वो दिक्कत आ रही है अब जो महायुति में, यानी क्या बोलते हैं, एनडीए में। देखो, इंडिया को क्या एज है कि उसमें एक ही सीएम फेस है। सबको पता है कि भले सीएम फेस में नहीं लड़े, उद्धव ठाकरे को सीएम बनना है। भले ज़्यादा पर कांग्रेस लड़े तो भी सीएम को उद्धव ठाकरे को बनना है, या शरद पवार की पार्टी ज़्यादा सीटें लाए या कम लाए तो भी सीएम बनना है। लेकिन एनडीए नहीं, महायुति में यह है दिक्कत है कि तीनों को सीएम बनना है। ट्रिपल इंजन की जो सरकार है वो ट्रिपल वहां दिख रहा है। तीनों खींचतान कर रहे हैं, त्रिमूर्ति। तीनों को सीटें लगभग ज़्यादा चाहिए। हाँ, हालांकि अजीत पवार को बात कर दें, माइनस कर दें तो उनको थोड़ा कम होगा तो चलता है, लेकिन वो फिर भी 60 सीट तो वो मांग ही रहे हैं। सर, इसी में एक ऐड करूंगा कि अजीत पवार को अभी थोड़ी सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, सिंबल उनको यूज करने दिया जाएगा। देखिए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट आ रहे हैं वो तो हमको पता ही है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट यही नक्की नहीं कर पाया कि असली शिवसेना कौन है। उस समय सुप्रीम नहीं शिवसेना का भी तो चल ही रहा है। वो खाली अकेले इनका नहीं चल रहा है, दोनों का चल रहा है। हाँ, दोनों पार्टी को टुकड़ा कर दिया है। सबसे बड़ी बात ये तो मैं बीच में तोड़ के बताऊं कि चंद्रचूड़ साहब के कोर्ट में केस था। उन्होंने ये भी कह दिया कि हाँ भाई, गलत तरीके से सरकार बनी है। उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई जो राज्यपाल ने काम किया था वो गलत किया था। उन्होंने ये भी कह दिया कि स्पीकर ने जो किया था वो भी गलत किया था। गलत है, लेकिन हम सरकार नहीं बदल सकते। अरे भैया, होने के बाद भी निर्णय नहीं ले पा रहे, नहीं कर पाएंगे हम, जैसा है वैसा चले दिए। तो फिर आपको उस समय यह कहना, भाई मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ ना, तो लोग का ज़्यादा जानकार हूँ, लेकिन मेरी एक सामान्य बुद्धि ये कहती है, किसी की भी एक सामान्य बुद्धि कहती है, यह कहते भाई आप कह रहे हो कि तुम चोर हो, कह रहे हो कि, लेकिन फिर भी तुम ही इस घर के मालिक हो यार। अभी वो 10 दिन तक वो मालिक घर छोड़ के चला गया है ना, तुम यार भैया उसको बाहर निकालो, आप कान पकड़ के बता रहे तो चोर है। तेरे को जो लेके आया पुलिस वाला, वो नकली पुलिस वाला था। जो उस पुलिस वाले को जिसने घर बताया वो नकली बंदा था। तो मान रहे हो कि सब नकली है, लेकिन तो सभी चल रहा है अभी देश में। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट की विडंबना देखिए। और इसी में चंद्रचूड़ साहब याद कर रहे थे कि मेरी विरासत का क्या होगा। भैया, आपको विरासत को ऐसे याद किया जाएगा, सही बात है, कि उमर खालिद को 4 साल तक आप बेल नहीं देंगे, ऐसे याद आपको किया जाएगा। आपको याद किया जाएगा कि आप राम मंदिर का जो वर्डिक्ट था आपने लिखा था, लेकिन सिग्नेचर आपने नहीं किया था, वो याद किया जाएगा। याद किया जाएगा इलेक्टोरल बॉन्ड आपने बोला गलत है, लेकिन वापस कैसे करेंगे वो याद किया जाएगा। याद किया जाएगा उनको इसलिए भी कि कोरेगांव, जो भीमा कोरेगांव केस में अंदर गलत लोगों को फंसाया गया और एक स्टेन स्वामी बेचारे मर भी गए, दूसरे भी एक जो व्यक्ति थे वो मर भी गए, लेकिन आपने उनके लिए कुछ नहीं कर पाए। आपके लिए याद किया जाएगा कि लोग आपके पास आते रहे कि सर ईवीएम बंद करा दीजिए, हमको विश्वास नहीं है, लेकिन आपने बोला नहीं, सब बराबर है, सब चंगा सी। उसके लिए आपकी याद किया जाएगा। आपको याद किस लिए किया जाएगा? चंडीगढ़ में आपने बोल दिया कि हाँ अनिल मसीह ने गलत किया है, लेकिन आप उसको सजा नहीं देंगे, वो आज भी अपनी नौकरी बजा रहा है, और उसलिए भी आपको याद किया जाएगा। जो सब बात मैं बोल रहा हूँ, एक अच्छे लेखक ने पूरा ट्वीट किया था जब इन्होंने ये कहा था। तब बात यही है कि जब आपका कोर्ट पर आपका विश्वास नहीं है, आपके पुलिस पर आपको विश्वास नहीं होगा, आपके नेताओं पर आपको विश्वास नहीं होगा, आपके मंत्री प्रधानमंत्री पर आपको विश्वास नहीं होगा, ठीक है, आपको सीबीआई ईडी और इस पर विश्वास नहीं होगा, तो ठीक है, लोगों को लेकर चलो कोई बात नहीं, 5 साल में एक बार चुनाव आएगा तो हम सरकार बदल देंगे। अब पता चल रहा है कि नहीं, अब पता चल रहा है कि आपका जो इलेक्शन कमीशन है वो भी वही काम कर रहा है। मतलब एक तरफ आपका इलेक्शन कमीशन जिसका मालिक असली में देखा जाए तो जनता है, आपका जुडिशरी जिसकी मालिक देखी जाए तो जनता है, आपकी कार्यपालिका जिसकी मालिक देखा जाए तो जनता है, आपकी विधायिका जिसकी मालिक है तो जनता है। लेकिन नहीं,
हम मालिक हैं। विधायिका को लगता है, यानी हमारे पीएम को लगता है, हमारे एमपीओ को लगता है कि हम मालिक हैं, न्यायपालिका को लगता है कि हम मालिक हैं, ईडी सीबीआई ये सबको लगता है कि हम मालिक हैं, इलेक्शन कमीशन को लगता है कि हम मालिक हैं। जो असली मालिक है उसको सभी प्रताड़ित कर रहे हैं, उसको सभी लूट रहे हैं। सर जनता को तो घुसने नहीं दिया जाता है, ताले लगा दिए जाते हैं। वही बात बता रहा हूँ, लेकिन बात जब महाराष्ट्र की तो इस बार सबका बदला लिया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वहाँ लोग ये बात कहते हैं। और इसलिए देखो, एकनाथ शिंदे बार बार ये बात कहते हैं कि मुझे ज़्यादा टिकट दिया जाए, क्योंकि स्ट्राइक देखो आपको बताऊँ, 15 सीट पर लड़े थे एकनाथ शिंदे, कितना जीते? तो सर वो 7 सीट जीते, चलो शायद 14 सीट पर लड़े थे। 23 सीट पर लड़ी थी बीजेपी, वो कितनी सीट जीती सर? तो 9 सीट जीती। तो स्ट्राइक रेट किसका ज़्यादा गिना जाएगा? स्वाभाविक है शिंदे का। इसलिए शिंदे बोल रहे हैं मुझे ज़्यादा दो, क्योंकि अगर ज़्यादा हमको दोगे और आपकी छवि खराब है, वो तो बोला था, तो कल उठ के बनने के चांस है। आप ज़्यादा लड़ोगे और कम हो जाएगा सीट तो। लेकिन बीजेपी को डर है अगर कल शिंदे बने रहे तो वो ड्राइवर गद्दी सीट छोड़ेगा नहीं हमारे लिए। इसलिए इस बार शिंदे ने उनको अल्टीमेटम दे दिया है अमित शाह को, और घुटने पर रह दिया अमित शाह को, और बोल दिया कि भैया ये नहीं होगा तो रहने दीजिए, फिर हम अपना अलग से लड़ लेंगे। या हो भाई, उनके लिए तो खुला रास्ता है, वो तो टूट के आए ना। हाँ, फिर वापस जा सकते हैं, या मन पैर पकड़ के माफी मांग लेंगे। हाँ, सब चलो हमसे गलती, और चुनावी माहौल है, फिर तो कोई भी एक्सेप्ट कर लेगा। देखिए, लेकिन बीजेपी का को क्या समझते हैं? कम सानी है बीजेपी? नहीं, देखो तो ये लास्ट तक हार मैं आपको बीजेपी अकेले हो जाएगी तो लास्ट तक हार माने ना माने क्या सवाल उठता है। देखिए, अजित पवार भी दुखी हैं, एकनाथ शिंदे भी दुखी हैं। उनको ये लगता है कि कल उठ के अगर ज़्यादा सीट दिया जाए, इनको समझो 150-60 सीट दिया जाए, और 110-15 सीट ये लोग जीतते हैं, और 35-40 सीट अगर होता है तो ये लोग हमारी पार्टी में से हमको तोड़ दिलेंगे। समझो, 30-35 सीट इनकी आई, 20-25 सीट इनकी है, तो बोले भाई तोड़ो, तुमको तोड़ के तो लाए ही थे हम, और जो सिंबल ओरिजिनल तुम्हारे पास अभी है अब उनके पास हो जाएगा, मतलब फ्रैक्शन में भी फ्रैक्शन हो जाएगा। इसलिए पूरी तरीके से न तो अजित पवार को विश्वास है अमित शाह पर, न तो एकनाथ शिंदे को विश्वास है, न तो सर क्या बोलते हैं फडणवीस को विश्वास है अमित शाह पर। सर इसी में ऐड में करूँगा, जैसे महायुति है और एनडीए में, तो सीट शेयरिंग को लेकर क्या दिक्कत आ रही है? देखो, दिक्कत ये है कि सभी को, जैसे इंडिया गठबंधन ने क्या किया, पहले ही बोला भी हम सब बराबर लड़ेंगे, तो क्या ये काम महायुति में हो सकता है या एनडीए में हो सकता है? मेरे ख्याल से नहीं। बीजेपी चाहेगी मैं हमेशा बड़ा भाई बन के रहूँ, मेरी ज़्यादा सीटें हों, मेरी ज़्यादा सीटें होंगी तो मैं जैसे नचाऊंगा वैसे नाचेंगी। एकनाथ शिंदे को लगता है कि भैया मैं टूट के आया तब जाके तुम्हारी सरकार बनी, अगर आपने मुझे सीएम बनाया है तो हमारे 7 लोगों ने मिलकर भी आपके व्यक्ति को पीएम बनाया है, भाई मेरे भी साथ हैं आपके एनडीए में। और एक जो है वो अजित पवार का भी आदमी लगा हुआ है, मतलब 8 लोग तो आपको मिल ही रहा है, 9 आपके, 8 और 9 17 लोग हैं महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र इतने ही लोग हैं, तो उस 17 में से 8 तो हम लोग हैं। तो भैया हमने आपकी मदद की तो हम पीएम क्यों नहीं? देखो, हमने क्या बोलते हैं, लाडली बहना योजना हमने चलाई, लाडलू भाऊ योजना हमने चलाई, बर्तन हमने बांटे, सब योजनाएं हमारे नाम पे, फोटो भी हमारा लगना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। दिक्कत यही है कि कौन ज़्यादा सीटों पर लड़ेगा। अब खबरें ये आ रही हैं कि बढ़ गए, अलग अलग बोल दिया है कि भैया हमको तो ज़्यादा सीट चाहिए, और जहाँ जहाँ हम कहेंगे जहाँ हम जीत सकते हैं। सर ऐसा सुनने में आ रहा है कि 4 सीट पे अड़े हुए हैं शिंदे, और कल की जो बैठक थी उस बैठक में भी बोला गया है, और आज जो बैठक होने वाली थी, तो जो खबर हमको मिल रही है उसमें शिंदे नहीं पहुंचे हैं। देखिए, शिंदे नहीं पहुंचे वो तो ठीक है, बीजेपी में भी घमासान है। मुंबई में एक बीजेपी के नेता थे गणेश नायक, उन्होंने अपने बेटे के लिए टिकट मांगा, वो यार हमारे बेटे को टिकट दे दो, तो उनको उनके बेटे को नहीं दिया, उन्हीं को टिकट दे दिया गया। जैसे क्या नाम है, उसको दे दिया गया था कैलाश विजयवर्गीय को, वो अपने बेटे के लिए मांगा था, उसी को टिकट दे दिया, बोला नहीं परिवारवाद नहीं चलेगा। लेकिन लिस्ट निकाल के देखो तो 80% परिवार वालों को टिकट कहने के लिए है। अब उसने क्या किया, उसमें मजे की बात है, उसने अपने बेटों को भेज दिया शरद पवार के पास कि जा भाई तू वहाँ से तुतारी से लड़ो, बजाने वाला तुतारी, वो सिंपल है। उसने वहाँ टिकट मांग लिया, वहाँ उसको दे दिया टिकट उन्होंने, ठीक है भाई। अब वो क्या करेगा, बाप बेटों को जिताने के लिए मेहनत करेगा कि नहीं? भले वो बीजेपी में से लड़ रहा है, क्योंकि वो अपने आगे को उसको बढ़ाने के लिए, लड़के को कोई भी बढ़ाएगा। मतलब एक बीजेपी की पक्की समझो तुम गणेश नायक हो, तो उसका बेटे की भी एक शरद पवार की पक्की तो हो ही गई।
अब समझो, मतलब इस तरह का जो गेम अब बीजेपी को भी है। देखो 90 सीट वाला हरियाणा और 288 सीट वाले महाराष्ट्र में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ पर मराठी मानस और हाँ, मराठी मानस की राजनीति होती है। और मुझे याद है जब प्रतिभा पाटिल को बनाना था राष्ट्रपति, तो जितने भी लोग थे विरोध पक्ष में, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे वो उस समय के बाला साहब ठाकरे की पार्टी हो, सब एक हो गए थे। और वहाँ के बीजेपी यूनिट को भी बोलना पड़ा था, सर मराठी मैडम है, हमको देना पड़ेगा साथ। और बीजेपी अकेले पड़ गई थी। मराठी मानुष हाँ, अस्मिता के साथ बिल्कुल, जुड़ी हुई। बिल्कुल, मतलब वही सब चीजें हैं यहाँ पर। इसलिए मैं बता रहा हूँ तीनों में अभी भी सर, अगर ये साथ में राहुल लड़ भी लेते हैं तब भी तीनों में विश्वास का जो संपादन जो इंडिया गठबंधन में है, जो एक व्यक्ति के कहने पे, शरद पवार के कहने पे पूरा चैनलाइज हो रहा है, वही चीज जो है वो यहाँ उसमें लेक है। और यही इनका माइनस है। अमित शाह कितना भी मैनेज कर लें, अमित शाह कितना भी ईवीएम को सेट लगा लें, लेकिन ये फ्रैक्शन अंत तक दिख रहा है। अगर ये सब कुछ ठीक नहीं हुआ ये 2 दिन में, ये समझ लीजिएगा कि लोगों में एक अविश्वास रहेगा कि ये तीनों में। देखो जब हम किसी का चुनाव करने जाते हैं, 2 चीज़ों का आपने देखा है, खुला पैकेट है और आपने देखा पैक पैकेट है। आप छुएंगे तो क्या करेंगे, नहीं अरे पैक पैकेट ये लो नया पैकेट, हाँ, खुले को कोई भी नहीं लेगा, कोई नहीं लेगा। वैसी स्थिति ये है कि इंडिया गठबंधन पैक है, विश्वास भले एक दूसरे के बारे में, लेकिन वो जैसे संजय राउत हैं, अंदर अंदर कुछ भी चल रहा है, नाना पटोले को बोलेंगे कि नाना पटोले ऐसा है वैसा है, लेकिन बाद में बोलेंगे भाई ठीक है भैया, वो अपनी पार्टी के लिए तो लड़ेगा ही भाई, जब सीट से नहीं हो जाएगा तब साथ मिलकर लड़ लेंगे। शिंदे ने तो यहाँ तक का भी सुनने में आ रहा है कि उनकी पार्टी का कोई भी प्रचार करने के लिए नहीं आएगा, ये अड़ गए हैं। ये तो देखो बोलने वाली बातें होती है राजनीति में, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि उनको भी अपनी राजनीति चलाने, उनको पता अगर ये कहेंगे तो ईडी आएगी उठा ले जाएगी। कहीं सर ये अनिल विज की तरह तो नहीं है ना, बोले मैं क्यों सीएम नहीं बन सकता हूँ। नहीं, सीएम नहीं बने लेकिन उनको कैबिनेट मिनिस्ट्री में मिली जगह। देखिए मैं आपको बताऊं, अनिल विज वाला बात ही नहीं है, वो तो उनके विद इन पार्टी मिनट था। अनिल विज वहाँ सीएम नहीं बन गए थे, समझो, वो कैबिनेट तब भी थे और आज भी वो कैबिनेट नहीं, वो सोच रहे यहाँ पे सीएम कैबिनेट में भी ना जगह मिले इसके लिए। ये यहाँ पर ऑलरेडी सीएम है ये, इसलिए इनकी प्राथमिकता ये है कि दूसरी बार भी ये सीएम बने। ये अगर नहीं बोलते हैं कि हमको सीएम बनाओ तो उन्हीं के लोग उनके वोट नहीं देंगे और वही लोग टूट के चले जाएंगे वापस उद्धव के पास में। इसलिए अजीत पवार की भी ये मजबूरी उन्हें बोलना है कि मैं सीएम हूँ, तब उसके कार्यकर्ता दम लगा के काम करेंगे। फडणवीस की भी ये मजबूरी है उनको बोलना कि हम सीएम हैं तभी दम लगा काम करेंगे, और इनकी भी मजबूरी है। अब 3 चेहरे होंगे, कैसे लगेंगे आप सोच लो। 3 सीटें होंगी सर, कुर्सियाँ त्रिमूर्ति की। मतलब वही मैं बताऊँ, इसलिए वो विश्वास का बहुत बड़ा जो अविश्वास दिख रहा है वो वहीं पे दिख रहा है। और यही मुझे लग रहा है इनके लिए एंड तक अगर ये सब कुछ नहीं मैनेज किया तो टक्कर में भी नहीं आ पाएंगे। अनिल जी, आज जिस तरह से झारखंड के अंदर में कल्पना सोरेन ने अपना नामांकन दाखिल किया, तो इससे इंडिया को कितना पुश मिलेगा, मजबूती कितनी दिखेगी? देखिए, जब हेमंत सोरेन जेल में गए तो क्या लगा कि चंपई सोरेन को सौंप दिया और ये ढह ढहा के पार्टी खत्म हो जाएगी, तोड़ने का भी प्रयास हुआ। लेकिन कल्पना सोरेन जिस तरह निकली वो अबला बन के नहीं निकली सर। वो यहाँ से दिल्ली तक उसने प्रचार किया, अपने आप को वॉश किया और एकदम शेरनी बन के निकली। उसके अरविंद केजरीवाल की वाइफ से भी मिला उन्होंने, स्टेज मंच भी शेयर किया। वो बोली और बोलते बोलते इतनी पावरफुल हो गई हैं। उनका भाषा आप देखिए, उनकी भाषा में कहीं भी गाली गलौज गलियाना जैसे ये लोग बोलती हैं ऐसा नहीं है, कड़काई नहीं होता है, लेकिन वो सौम्यता से अपनी बात बोल देती हैं। वो बताती हैं कि कैसे उनके साथ, उनके पति के साथ अन्याय हुआ। और सबसे बड़ी बात, वो आदिवासी हैं लेकिन आदिवासियों को 5 भाषा जानती हैं, संथाल हो और ऐसे 3-4 भील और ऐसे 4-5 भाषा जानती है। जब वो सर प्रचार करने जाएंगी तो 5 समुदायों से एक साथ वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्या ऐसा कोई नेता है झारखंड में बीजेपी के पास में? तो नहीं। डोर टू डोर कैंपेन करने में आगे कहते हैं ना कि वो सही मायनों में देखें तो वो हेमंत सोरेन की परछाई है। हेमंत सोरेन नहीं थे तो किस तरह उन्होंने सब कुछ टैकल किया, किस तरह प्रचार के लिए बनाओ, किस तरह चेहरा बन गई। आप ये नहीं बोल सकते उनकी पत्नी है इसलिए वो दब्बू हैं, चुप हैं। देखिए आज भी सुनीता केजरीवाल उतना फ्रिक्वेंटली नहीं बोल पाती, लेकिन कल्पना सोरेन को आप देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं, इस लेडी ने पिछले 1 साल में अपने आप को क्या डेवलप किया है, और बोलती हैं तो लोग उसकी बात सुनते हैं। दूसरी बात,
वहां पर बीजेपी के पास में कोई ऐसा फेस नहीं जिसको आप सीएम बनाओ। सर एक सीएम तो नहीं है, लेकिन दूसरे स्टेट से आए हैं, अभी पूरा वहाँ का पूरा दामोदार संभाल लिया है हेमंता बिस्वा ने। देखो हेमंता बिस्वा शर्मा आने से गड़बड़ी ये हो गई कि वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष बाबूराम वो खफा हो गए, न तो उनसे कुछ पूछा जा रहा है, समझो, न तो रोड मैप क्या होगा प्रचार का वो बताया जा रहा है। ऊपर से सूचना सीधा मिलती है हेमंता बिस्वा शर्मा को। जब टिकट घोषणा होनी थी तो उन्होंने कहा कि भैया बाहर वालों को मत दो, उन्होंने कहा हम तो और लोगों को देंगे। लेकिन आप रिपोर्ट निकाल के देखिए कि ये गुजरात में भी बता दूं आपको, आप रिपोर्ट निकाल कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो लोग पाला बदल के आए थे, आपको ख्याल होगा कि जब इलेक्शन था उस समय अहमद पटेल जिंदा हुआ करते, तो रात को आपको ख्याल हो तो राज्यसभा का इलेक्शन हुआ था, उसमें 13-14 एमएलए ने टूटे थे और ख्याल हो आपको। और 2017 में जब वो चुनाव लड़े तो सबके सब हार गए, एक या दो को छोड़ के सबके सब हार गए सर। उसमें मेन शक्ति सिंह गोहिल की सबसे बड़ी अहम भूमिका थी। कुछ क्रॉस वोटिंग के अंदर एक वोटिंग का कुछ हुआ था वो, क्यों उन्होंने बताया था ऐसे आके, हाँ। उसने वो बताया जाता नहीं है। लेकिन पूरी बात कुल मिला के मैं आपको बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि दल बदल करके आप जब लाते हो किसी को तो लोगों की विश्वसनीयता होती ही नहीं है। क्योंकि भैया आज आप इनके साथ हो तो कल आप उनके साथ हो। जैसे झारखंड में कल्पना सोरेन के रूप में इंडिया गठबंधन को एक बहुत मजबूत नेता मिला है। मैं आपको बता दूं आगामी दिवसों में ये ममता बनर्जी से कम होने वाली नहीं है। क्या फिर एक बार दिल्ली ने योगी की कहीं ना कहीं फजीहत कर दी है, पटकनी दे दी है? देखो कैसे कर रही है। आपको बहराइच याद होगा, बहराइच के वो एमएलए याद होंगे जिन्होंने एफआईआर की अपने ही नगर अध्यक्ष बीजेपी की युवा मोर्चा के। उसके बाद एक स्टिंग ऑपरेशन होता है, भास्कर एक स्टिंग ऑपरेशन करता है, आपको ख्याल हो तो, जिसमें लड़के ये कहते पाए जाते हैं कि 2 घंटे तक हमको तो छूट मिला था, पुलिस थी नहीं। वहाँ का लोकल थाना वाला बोलता है कि भैया 144 लगाना होता है तो हमको तो एमएलए की परवानगी लेनी पड़ती है। अब समझो वो एमएलए है वो अमित शाह ग्रुप का है। आपको बताऊँ योगी आदित्यनाथ को आता क्या है सिवाय हिंदू मुस्लिम में कुछ आता नहीं है। बाबा जी के सिवाय उसको कुछ आता नहीं है। बाबा जी से हिंदू मुस्लिम करवा लो, मंदिर मस्जिद करवा लो, लेकिन रणनीति उनको अमित शाह की तरह अभी भी आती नहीं। उनको लगेगा मैं कठोर भाषा में बोलूंगा, कटेंगे तो बटेंगे। तो को महाराष्ट्र में वो पोस्टर भी लगेंगे कटेंगे तो बटेंगे और ये सब बड़े बड़े आउटिंग्स भी, इनको यही आता है, इसके साथ दूसरा कुछ आता नहीं है। वो जो पूरा स्टिंग हुआ, स्टिंग के बाद कोई खुलासा राज्य सरकार ने दिया नहीं। जैसे वो राम गोपाल मिश्रा में दिया खुलासा तुरंत ही, नहीं भी उसकी हाथ उंगली नहीं काटी गई थी, उसकी ये नहीं हुआ था, गोली से मरा था, वैसे इसमें कोई खुलासा आया नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि बात कहीं ना कहीं ये सही थी। और ये क्यों कराया गया, तो जो 9 राज्यों में क्या जो 9 विधानसभा में बाई इलेक्शन है, वो एक बात ये भी निकल के आ रही है कि वो जो मिल्कीपुर था, मिल्कीपुर भी जो है वो इसीलिए नहीं कराया गया क्योंकि बाबा जी ने उसको अपना प्रतिष्ठा का जंग बना लिया था। 4 मंत्रियों को उतार दिया था, अधिकारियों को उतार दिया था, ताकि उनको था कैसे करके जीतना ही है और 10 जीत के मैं अपना बना दूंगा जोरदार, अपना रेपो बना दूंगा दिल्ली में, दिल्ली से लेकर यहाँ तक 10 में जीत गया। अब देखिए आप वहाँ लोकल अधिकारी को उतार सकते हैं, लोकल मंत्री को उतार सकते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन किसके कब्जे में? सर पर चुनाव आयोग का तो कहना है कि उस पर कोई पीआईएल, अरे भैया बात आपकी मेरी बात हुई थी, पीआईएल हुई है। पीआईएल में तो वो जो बंदा उस समय जीता, अवधेश प्रसाद जी जीते, अब तो वहाँ से रिजाइन देके वो उसमें है, तो उस पीआईएल का कोई मतलब औचित्य ही नहीं है। समझो उस पीआईएल को औचित्य है, आप लड़ाई किसके लिए थी? इस सीट के लिए, ठीक है। अब मैंने मान लिया कि कुर्सी के लिए लड़ाई है, लेकिन अब ये कुर्सी यहाँ नहीं है तो फिर लड़ाई किसकी करोगे? बात की समझो। तो बात वही मैं बता रहा हूँ, चुनाव आयोग किसका? तो स्वाभाविक है साहेब का। चौहान ने कहा भाई उसका मत करो, ताकि उसके पूरी मजे खूब मेहनत किया था उन्होंने 1-1.5 महीने से। अब उसका पूरे डेवलपिंग का काम वहाँ किया गया है, 70-80 हज़ार करोड़ का सर, वहाँ 10,000 करोड़ का रस्ते बनवा दिए, पूरा पानी इतनी मेहनत किए थे, पानी फेर दिए। नंबर 1। दूसरा, अब आप खुलासा नहीं दे पा रहे हो कि भैया ये 2 घंटे हमने पुलिस को हटाया था कि नहीं हटाया था। कहते हैं कि जब भी वहाँ ये दुर्गा पूजा का प्रोसेसन होता है तो एक्स्ट्रा फोर्स से मांगी जाती है, कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं मांगी गई थी। ये सब खुलासे में बात आ रहा है सामने, उस 3 घंटे की स्टिंग ऑपरेशन में बात करके खुलासा हुआ है। अब पुलिस से जवाब देता नहीं बन रहा है। वहाँ पर एक महिला है, वो आ जाती थी जब देखो तब, अच्छी सुंदर महिला है, शुक्ला जी हैं,
वहाँ कप्तान है, वो जब देखो तब इस बार उनसे चुप्पी में से फूट नहीं रहा, सब देख यहाँ ये स्टिंग गलत है कि सही है। हाँ अभी तक कोई वर्जन हाँ जब एनकाउंटर हुआ तो फर्जी एनकाउंटर को सही कैसे बता रही थी कि वो ऐसा किया वैसा किया वैसा किया। अब बेचारी से बोला नहीं जा रहा है, वो छुप के कहीं बैठी पड़ी, कहीं ना कहीं फजीयत हो गई इन लोगों के लिए, इनकी भी। और पूरे यूपी को पता चल गया कि ये दंगा इसीलिए कराया गया था ताकि लोग हिंदू मुस्लिम हो और ये 10 इलेक्शन हम जीत सकें या 9 इलेक्शन जीत सकें। अब जिस तरह से वहाँ पर योगी आदित्यनाथ की फजीयत हुई है, यूँ कहें कि उनकी देखो ये 10 जीते या हारे इससे कोई सरकार में बननी बिगड़नी नहीं है, लेकिन इसकी प्रतिष्ठा किसकी दाव पर लगी है? योगी आदित्यनाथ की। मुखिया हैं हाँ प्रदेश तो के। दिल्ली ने नहीं चाहा कि इनको श्रेय मिले, दिल्ली इनको चाहेगा कि गिरें और गिरें, जिससे उंगलियां बना भी लो। पिछली बार तो लोकसभा था, ये तो विधानसभा छोटा कुल सा मिला के इनके लिए कहीं ना कुछ हटाने की जो एक प्लानिंग है वो है ही, लेकिन ये अपने जो स्वभाव के कारण इनको अभी हटा नहीं पा रहे हैं। नहीं हटा इसलिए क्योंकि संघ इनके पीछे सब खड़ा है। संघ को लगता है कि एक मजबूत आदमी हमारे पास है जो हिंदुत्व का कड़क चेहरा है, वो सबका साथ सबका विकास की बात नहीं करता, वो 80-20 की बात करता है। कल उठ के अगर हमको इसकी जरूरत बुलडोजर और हिंदू और मुस्लिम बस वही करता है, समझो। हालांकि अब तो सुप्रीम कोर्ट भी सख्त हो गई, हिदायत दे दिया था कि ये करना हो तो कर सकते हो, लेकिन फिर तैयार रहना, इसलिए वो सब कुछ अभी बंद है। इसी से जुड़ा एक और सवाल है नहीं जी, ये जो उपचुनाव हो रहे हैं अपने विधानसभा के उत्तर प्रदेश में, इसे आप किस तरह देख रहे हैं? क्या लगता है इस बार क्या रिजल्ट आएगा इसमें? देखिए राहुल, में पहले भी जब बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं तो मैं बोलता देखो ये मेरा काम नहीं, क्योंकि मैं कोई सेफोलॉजिस्ट नहीं हूँ, क्या आएगा कैसे आएगा। नहीं आप राजनीतिक पकड़ रखते हैं। बता रहा हूँ पूरी बात होने दीजिए। मैं कोई सेफोलॉजिस्ट नहीं हूँ, वहाँ के अधिकार, वहाँ की जनता का अधिकार है ये, किसी को जिताना किसी को हटाना। लेकिन इस बार वहाँ पर मायावती नहीं लड़ रही है, उन्होंने कह दिया मैं नहीं लड़ूंगी। हाँ अपने प्रत्याशी नहीं। क्यों नहीं लड़ूंगी? क्योंकि देखिए वो सभी सीटों पर लड़ी, एक मैसेज ये गया कि बीजेपी की मदद कर रही है। इसके कारण क्या हुआ कि जो उनका वोट शेयर 10-12% से घट के सीधा 6% पे आ गया और एक भी सीट उनको मिली नहीं। उल्टा दूसरा काम क्या हुआ कि वो जाके हरियाणा में उन्होंने इनेलो फिनेलो के साथ में सबके साथ में गठबंधन किया, वहाँ भी उन्होंने इंडिया गठबंधन को हराया, मतलब कांग्रेस को हराया। लोगों में ये गया कि ये खाली बीजेपी की बी टीम बन के काम कर रही है। इसलिए अब और तब भी आप देखेंगे ना, जब लोकसभा इलेक्शन उसमें भी कहीं इनके प्रत्याशी ने 50,000 वोट पाया, कहीं 60,000 वोट पाया, कहीं 80,000 वोट भी पाया था। तो ये इंडिया गठबंधन को और 10-12 सीट मिल सकती थी अगर ये नहीं लड़ती तो, और ये हो सकता है अगर ये मिल के लड़ी होती तो हो सकता है 10 सीट इनको भी मिली होती। अब इनको इस बात का जो है पश्चाताप बोध हो रहा है कि साला गलती हो गया, और जो हमारे लोगों छिटक कर वो सीधा वाया कांग्रेस समाजवादी पार्टी में चले गए, दलितों ने वोट दिया, वह कांग्रेस को दिया, सुबह समाजवादी पार्टी को फ़ायदा हुआ। मतलब ये सब चीज़ें अब उनको अपराध बोध हो रहा है कि गलती हो गई है, इसलिए अब ये इन्होंने निर्णय लिया है कि नहीं हम नहीं लड़ेंगे। मजबूती से अगर अखिलेश लड़ते हैं, हालांकि वहाँ पर जो कांग्रेस ने मना कर दिया है, बोला कि हाँ समाजवादी पार्टी के सिंबल पे उनके भी लोग लड़ेंगे। वो कितना हो पाता है, कैसे हो पाता है, एक दूसरे का वोट शेयर कैसे एक दूसरे को ट्रांसफ़र होता है, उस पर बहुत बड़ा डिपेंड करता है कि सभी सीट वो जीतते हैं या 5-7 सीट अपनी बचा पाते हैं। लेकिन मैं तो ये मानता हूँ समाजवादी पार्टी अपनी 5-7 सीटें बचा भी लेता है तो भी उसके लिए बड़ी जीत है। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, और भी राजनीतिक खबर पे, जिस तरह से महाराष्ट्र और झारखंड पे जो भी खबर होती है हम आपको इस पर अपडेट करेंगे। हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारी खबर को शेयर करें, लाइक करें। नमस्कार।